2 वर्ष 11 महिने 18 दिस किती सोसल अभिमान पावाच्या तुकड्यावर काढील दिस तरी थकला ना कामान। तो मैं आज के विषय पर शुरू करती हूँ। आज मुझे विषय दिया गया है स्वातंत्र, समानता और बंधुत्व। शुरुआत में मैं ये विषय पढ़ी तो एक तो समझ में आया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धम्म से संबंधित है। हमारा ये इंटरलिंक्ड है, हम इसको अलग नहीं कर सकते। धम्म और संविधान ये दोनों बुद्ध के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। लेकिन जब ये विषय इस तरह से रखा जाता है, स्वातंत्र्य, समानता और बंधुत्व, तो कहीं ना कहीं मुझे जो आरोप बाबा साहब आम्बेडकर पे लगा था कि उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अपने सिद्धांतों को संविधान में लिखा है, वो वहां से कॉपी करके लिखा है, तो ये शब्द इस्तेमाल करने पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सही हो रहा है, सही कहा जा रहा है। क्योंकि जो शब्द बाबा साहब ने इस्तेमाल किया है वह स्वातंत्र, समता और बंधुत्व नहीं है, बल्कि समता, स्वातंत्र और न्याय है। लेकिन दूसरी तरफ में आप थोड़ा से शब्दों को ध्यान दोगे, मैं जो तुलना करना चाह रही हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्वातंत्र, समता और बंधुत्व है, जिसमें स्वातंत्र पहले है, दूसरा समता है और तीसरा बंधुत्व है। दूसरा, हम संविधान की बात करते हैं, जिसमें जब आर्टिकल्स जो रखे गए हैं, आर्टिकल्स के हिसाब से सबसे पहले समता आती है, यानी समानता, राइट टू इक्वलिटी, जो 14 आर्टिकल से 18 आर्टिकल तक आती है। दूसरा, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जो 19 आर्टिकल से 22 आर्टिकल तक जाता है। और तीसरा, बंधुत्व की बजाय न्याय आता है, जो आर्टिकल 23 से लेकर पूरे 32 तक के हमको दिखता है, जो न्याय के लिए जिस तरह के अधिकार रखे गए हैं। ये अलग बात है कि हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी मैं ये कहते हुए हिचकिचाऊंगी नहीं कि प्रियम्बल को बहुत बार अमेंड किया गया। बाबा साहब ने जो रियल में दिया था, मुझे लगता है जो उन्होंने, क्योंकि प्रियम्बल एक तरह से एक प्रतिबिंब होता है, शॉर्ट में सार होता है पूरे बुक का, यानी जो संविधान में लिखा गया उसका सार होगा। तो जिस तरह से उन्होंने बुक में प्रस्तुत किया है आर्टिकल्स के सीक्वेंस के हिसाब से, उसी सीक्वेंस में वो यहाँ लिखेंगे। लेकिन जब वो नहीं है तो प्रियम्बल में कुछ तो भी छेड़छाड़ की गई और उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह पहले लिबर्टी लिया गया और बाद में इक्वालिटी ली गई। तो या इस बात को मैं थोड़ा सा इस वे में ले रही हूँ, पता नहीं आप लोग किस वे में लेंगे इस बात को, लेकिन मुझे लगता है कि हमको ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस मैटर्स। जो सीक्वेंस में हमको दिया जाता है, जो भी ज्ञान दिया जाता है, कोई भी बुक हम पढ़ते हैं, तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम कहते हैं कि बुद्ध धम्म संघ है, तो धम्म को पहले करके बुद्ध को बाद में नहीं कर सकते। पहले बुद्ध ही रहेगा, बाद में धम्म रहेगा और बाद में संघ रहेगा। लोगों ने तो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज को भी सीक्वेंस बदल दिया है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट या मराठी में ट्रांसलेट करके शिका, संगठित वाणी, संघर्ष करा कर दिया है। तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ा भ्रम लोगों के बीच में निर्माण करने की बात होती है, सीक्वेंस बदल कर। क्योंकि अगर हम बहिष्कृत हितकारिणी सभा का टैगलाइन देखेंगे तो पता चलेगा कि वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, एज्युकेट यानी शिका, एजिटेट यानी स्वतःमध्ये संघर्ष करा किंवा जागरूक व्हा,
और ऑर्गेनाइज यानी संगठित होना। तो ये सीक्वेंस जो है इसमें बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही बुद्ध धम्म संघ का सार है। अब हम आते हैं आप हमारे इसको सीक्वेंस को मैं बताना चाहती हूँ कि क्यों बाबा साहब ने इक्वालिटी को पहले लिया, और यानी समता को पहले लिया और स्वातंत्र को बाद में लिया। तो इसको सिंपल तरीके से अगर हम समझना चाहे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि समानता उसी को दी जाती है जिसको हम अपने स्वतंत्रता उसी को दी जाती है जिसको हम अपने जैसा समझते हैं। इसीलिए समानता देने के लिए हमको उनको स्वतंत्रता देने के लिए उनको पहले समान मानने की गरज होगी। जहां पर भेदभाव है वहां पे स्वतंत्रता नहीं दिया जाएगा। तुम छोटे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम जूनियर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम नीची जाति के हो तो तुम्हें ये अधिकार नहीं है। ये जो बात आ रही है, जो अधिकार नहीं दिया जा रहा है, समानता का बिहेवियर नहीं मिल रहा है, वो इसी वजह से नहीं मिल रहा है कि क्योंकि उन्होंने जिन लोगों के साथ में, जिन लोगों को वो अधिकार नहीं देना चाहते, उनको उन्होंने अपने जैसा नहीं समझा है। समानता कहाँ आ रही है? अपने जैसा समझने की। बाबा साहब ने तो यहाँ पे तो ये कह दिया है कि समानता तो कानून की नजर में होना है, और वो कोई भी भेदभाव किए बगैर होना चाहिए। जैसे कास्ट है, जेंडर है, रेस है, प्लेस ऑफ बर्थ है, इस तरह के जो अलग अलग क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इन आधार पर कानून की नजर में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जब भेदभाव नहीं किया जाएगा तो ही उसे स्वतंत्रता मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती। तो इस बात को अगर हम समझते हैं तो सही में सबसे पहले स्वतंत्रता का समता का भाव समझने की बहुत जरूरत होती है। जहां पर कोई भी कारण से, लैंग्वेज भी एक इसमें लिया गया है कि कोई भी भाषा, राज्य, लिंग, इस आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो, और जब उनके साथ व्यवहार का बात हो सामाजिक तौर पर। वैसे बाबा साहब का एक सेंटेंस है कि मैंने कानूनी रूप में समानता तो दिया है संविधान के माध्यम से, लेकिन मैं सामाजिक रूप से जो होना चाहिए, जो समानता मिलनी चाहिए, वो नहीं कर पाया हूँ। कोशिश तो उन्होंने बहुत की, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि समाज जो है वो धर्म पर आधारित है, और धर्म के अनुसार भेदभाव बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। इसका परसेंटेज लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से हमको समानता अभी भी नहीं मिल पा रही है। जहां पर धर्म और समाज की बात आती है, जाति की बात आती है, वहां पर हमारे साथ में भेदभाव नहीं मतलब भेदभाव होता है, क्योंकि वो जो भेदभाव करने वाले हैं वो कानून को नहीं मान रहे हैं या संविधान को नहीं मान रहे, हम ये कहेंगे। और इसीलिए इस तरह का अधिकारों का हनन होते जा रहा है। तो वैसे देखा जाए तो 14 आर्टिकल से पूरे 32 तक आर्टिकल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10 और 7, 17 आर्टिकल, 17 में से 31 निकाल दो, क्योंकि वो अलग, थोड़ा अलग जाता है, जिसको हटा दिया गया था। एक तो राइट टू प्रॉपर्टी का भी उसमें आया था, जिसको हटा दिया गया था। तो इसको अगर हम देखेंगे तो राइट टू इक्वलिटी में हमको क्या क्या मिला है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कानून के अंदर सब बराबर है। कानून की नजर में अमीर हो, गरीब हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी लिंग का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा का हो, कहीं पर भी रहता हो, कोई भी राज्य का हो, कहीं पर भी जन्म हुआ हो, तो भी वो कानून की नजर में बराबर है। जिसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, राइट टू वोट। ये वोट का जो अधिकार बाबा साहब ने
दिया है ये इसी आधार पर है। इसीलिए हम सरकार बनाने के लिए जो वोटिंग करते हैं, तो हर व्यक्ति वहां पर ये नहीं देखा जाएगा कि वो कौन से जाति का, धर्म का या जो भी है। इतना सारा जो दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके आधार पर वोट नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के आधार पर, एक नागरिक के आधार पर वो वोट दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हमको पता चलता है। लेकिन यह क्या 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 कहते हैं कि इसको अगर हम सही तरह से लागू करते हैं, तो इसमें देखा जाता है कि ये किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत अगर जो सम्मान मिलना चाहिए, वो ह्यूमन राइट्स के वैल्यू पर आधारित है। जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम बहुत से लोग जो आरोप लगाते हैं ना कि बाबा साहब ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है, एक्चुअल में बाबा साहब ने जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो यूडीएचआर में लिया गया है, यानी यूनियन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में लिया गया है। यानी इंटरनेशनल लॉ में या बाहर में जितने भी कानून के आधार पर जो भी कार्य होता है, अगर ये ह्यूमन राइट्स पर होता है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस भारत के संविधान को दिया जाता है, ना कि भारत के संविधान उन लोगों के हिसाब से चला है। और बाबा साहब सीधे कहते हैं कि मैंने ये जो भी लिया है ये मेरे मास्टर बुद्धा के सिद्धांतों पर आधारित है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो समानता का पाठ बुद्ध ने हमको दिया है, जिस वजह से हम बुद्ध को मानते हैं, तो समानता ही है जिसकी वजह से बाबा साहब ने बुद्ध को एक्सेप्ट किया है, बुद्ध के धम्म को एक्सेप्ट किया है। क्योंकि उनको लगता था कि मानवता का धम्म और मानव के साथ में जो समानता का व्यवहार बताया गया है वो बुद्ध के शिक्षा में ही है। यानी उन्होंने जो शिक्षा का द्वार बुद्ध ने खोला है सब लोगों के लिए, वो मानवता पर आधारित है और वो भेदभाव पर आधारित नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि उसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वहां पे संघ में शामिल होने के लिए किसी भी उस समय के जैसे चांडाल जाति के भी लोग संघ में शामिल हुए, ब्राह्मण भी शामिल हुए, क्षत्रिय भी शामिल हुए, वैश्य भी शामिल हुए। सुमित भंगी जैसे जो कहते हैं कि वो नाम ही वो आया है ताकि ये पता चले कि जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए उसको कैसे संघ में शामिल किया गया। बहुत सारे उदाहरण हमको मिल जाते हैं। उपाली नाई कहते हैं उसको शामिल किया गया। और खास करके जो भेदभाव लिंग के आधार पर किया जाता है, यानी महिलाओं को कुछ भी अधिकार नहीं था, उसको भी समान अधिकार देकर संघ में शामिल किया गया और भिक्खु और भिक्खुनी को एक समान दर्जा देने का बुद्ध ने प्रयास किया है। लेकिन जो मानने वाले जैसे बाबा साहब कहते हैं ना कि मेरे संविधान को अगर सही तरह से जो समझेगा वो और सही तरह से इम्प्लीमेंट करेगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, वरना ये कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बुरा होगा अगर उस सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। वैसे ही बुद्ध के बारे में हो रहा है, खास करके जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं को जो दर्जा मिलना चाहिए भिक्खु के बराबर का, भिक्खुनी को उस तरह का नहीं। और ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं एक लाइन में इसको खत्म कर रही हूँ कि जो नहीं हो पा रहा है वो बुद्ध के शिक्षाओं की वजह से नहीं, बल्कि उसको बुद्ध की शिक्षाओं को अलग तरीके से प्रस्तुत करने वालों की वजह से इस तरह का भेदभाव हो रहा है। और हमें भी बुद्धिज्म में भेदभाव दिखाई देता है और समानता का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, ये हमको पता चलता है। अब ये जो हम कह रहे हैं कि बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन में जो 14 से 18 तक है, इसको अगर हमें समझना है तो जैसे 14 ये कहा कि कानून की नजर में बराबर है। दूसरा हम ये कहेंगे कि जो आर्टिकल 15 दिया गया है जो कहता है किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन मतलब वही अभी जो भेदभाव की बात कर रहे हैं, खास करके वो बात करते हैं क्योंकि इतने सालों से, हजारों सालों से भारत में कहीं भी पब्लिक प्लेस जो होती है वहां पर भी आने जाने का जो भेदभाव किया जाता था। और एक जैसे हम महाड़ के आंदोलन के बारे में कहते हैं कि बाबा साहब को कोर्ट के माध्यम से सिद्ध करना पड़ा था कि वो तालाब जो है वो पब्लिक टैंक है
और इसीलिए वहां पे सबको पानी छूने का और पानी लेने का अधिकार होना चाहिए। इस तरह की जो बात थी, तो पब्लिक चीजें जो भी है वहां पर हमको जाने आने का सुविधा दी गई है, और इसमें भी स्पेशल प्रोविजंस दी गए हैं। अब ये मैं पूरा डिटेल लूंगी तो इतने 17 आर्टिकल है, इसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में मैं लेती हूँ थोड़ा सा। तो ये हमारा बिना भेदभाव न करने का आर्टिकल 15 में दिया गया है। आर्टिकल 16 में अब एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी हमारा व्यवसाय हम क्या करें, उसमें बराबर की संधि देने की बात की है। बराबर की अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं, वो बराबर की संधि देने की बात है। और ये जो स्पेशल प्रोविजन जो बात आती है, वो ये होती है कि जिनको ज्यादा जरूरत है उसको एक तरह से रिजर्वेशन दिया जाए, उनके बारे में ज्यादा सोचा जाए, और उनको आगे आने के लिए प्रेरित करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है। तो कोई भी कार्य करने में कानून की नजर में हर कोई हर कार्य कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स और उनके इंटेलेक्चुअल। बट अगर उनमें वो स्किल और इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो उस तरह के ट्रेनिंग का प्रावधान भी होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जो भी मैं 2006 में जब एनसीडीएचआर में थी, तब मैंने देखा था कि हम लोग जब जजेस के अपॉइंटमेंट पर या उसके एग्जाम्स देने की, जो जेएमएफसी के लिए जो एग्जाम्स देने की बात होती थी, तो उसमें हम लोग कहते थे कि जो नहीं दे पा रहे हैं एग्जाम, क्योंकि हमारे बहुत से एससी के और एससी के जो बच्चे हैं, उनको इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था एलएलबी होने के बाद में भी। तो वो जेएमएफसी की तैयारी करेंगे तो उनको इंग्लिश में एग्जाम देना पड़ता था, और उसके लिए अगर वो उसमें पास नहीं हो पाते हैं, तो इस तरह से प्रावधान किया गया था कि उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाए कि वो एग्जाम कैसे क्रैक करें, है ना। तो ये हमको आज भी जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, वहां पे यूनिवर्सिटी तो इस तरह का नहीं करती, लेकिन हमारे समाज के जो बच्चे हैं, अम्बेडकराइट बच्चे खास करके, बाबा साहब को मानने वाले और बुद्धिस्ट बच्चे हैं, ये लोग इस तरह से करते हैं कि अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है, तो हमारे बच्चे कैसे वो एग्जाम दे पाएंगे, उसके लिए वो लोग कुछ इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं, जिसमें उनको बताते हैं कि वो ट्रेन हो जाए और वो एग्जाम देकर क्रैक करके वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए। तो ये स्पेशल प्रोविजंस में आता है, सरकार ने करना चाहिए, लेकिन कितना करता है ये अब दूसरी बात है। आर्टिकल 17 ये कहता है कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, यानी छूना नहीं है। अनटचेबिलिटी पालन करना मतलब ये, इसको ऑफेंस कहा गया है, यानी ये दंडात्मक दंड मिलेगा, इस तरह का अधिकार वहां पे दिया गया है कि जिसके साथ में भी अस्पृश्यता होगी, उनको दंड दिया जाएगा, क्योंकि उसे ऑफेंस माना गया, क्राइम माना गया। और ये कोई भी तरह का हो, चाहे चाहे चाय देने के लिए अलग ग्लास इस्तेमाल किया गया हो, चाहे तुमको, जैसे तमिलनाडु का मुझे याद आता है बार बार कि वो साइकिल पे ब्राह्मण बस्ती के सामने से जाते हैं, तो वो साइकिल पे चलाकर नहीं जा सकते, उनको साइकिल से उतर कर जाना पड़ता है, चप्पल पैर में डालकर नहीं जा सकते, हाथ में लेकर जाना पड़ता है। ये अलग अलग तरह के अस्पृश्यता के क्या कहेंगे उसको, व्यवहार चल रहा है। चाय के कप अलग होते हैं, बर्तन अलग होते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है। जो आम, जो अपने आप को उच्च वर्णीय समझते हैं, वो नहीं इस्तेमाल करने देते हैं। आज अलग तरह से और अनटचेबिलिटी होती है, आपको रिजर्वेशन के नाम के चिढ़ाया जाता है, आपको जाति के नाम पर चिढ़ाया जाता है। क्लास के बाहर रखने की बात तो अभी नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह से हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में रहने के बाद में उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है जाति के नाम पर, कि रोहित वेमुला से सुसाइड होता है, तो ये सारी बातें जो है ये अनटचेबिलिटी में आती है, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है कि ये करना एक ऑफेंस है। आर्टिकल 18 ये कहता है कि किसी को भी अपने नाम के साथ में, जैसे ब्रिटिश के समय में राय बहादुर या कोई अलग अलग टाइटल दिया करते थे, वो टाइटल नहीं रख सकते आप अपने नाम के साथ में। अभी
अगर कोई राजा राजघराने से भी हो तो भी उसके नाम के सामने महाराजा करके नहीं लगाते हैं या राजकुमार करके नहीं लगाते। नाम राजकुमार हो सकता है लेकिन ऐसे टाइटल राजकुमार करके नहीं रख सकते। नाम राजा हो सकता है लेकिन किसी नाम के आगे राजा करके नहीं कह सकते। और कोई भी फॉरेन कंट्री से भी उसको कोई पदवी दी जाए इस पर भी बंदी है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि एकेडमिकली और आपको अगर पदवी मिलती है, जैसे डॉक्टर की पदवी मिलती है और इंजीनियर की पदवी मिलती है और पीएचडी करो या एमबीबीएस करो तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है या फिर प्रोफेसर लिखा जाता है, तो ये पदवी जो है ये मान्य की जाती है। और जो सरकार की तरफ से जो पद्मश्री अवार्ड, अवार्ड के नाम पे जो जो दिया जाता है, भारत रत्न अवार्ड, अलग अलग जो है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो नाम दिया जाता है, उस टाइटल को एक्सेप्ट करने का संविधान में दिया है। लेकिन जिससे एक तरह से वो राजसी थाट वाला जो है और एक तरह से जिनको एक स्पेशल उनको पावर शो करता है, इस तरह का मनाही है। तो यहाँ पे हम ये जो ये कहता ना कि मैं ब्राह्मण हूँ और क्योंकि मैं ब्राह्मण होकर इस हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण जाति में जन्म लिया हूँ और मेरा उच्च पद है, अगर इस तरह से भी कहा है तो ये भी इसमें आ सकता है। लेकिन ब्राह्मण बोलने वाले के भी खिलाफ कोई कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो अपने सरनेम के हिसाब से वो अपने आप को बता देते हैं कि वो ब्राह्मण है, पद नहीं लगा रहे लेकिन वो इस तरह से पीछे में सरनेम लगाए जा रहे हैं। जैसे सिंह बोले तो वो हो जाएगा राजपूत, है ना, क्षत्रिय का हो जाएगा, गुप्ता बोले तो वो वैश्य का हो जाएगा, या लखपति पैसे से रिलेटेड जो भी है, लैंड से रिलेटेड है, इस तरह के बहुत अलग अलग दिया है। तो वो जो टाइटल हुआ करता था वो टाइटल नहीं है, तो उसको ये आर्टिकल 18 तक लिया गया है। यानी हम ये कह सकते हैं 14 से 18 तक कानून की नजर में सभी बराबर हैं। उनके साथ में किसी जगह पर, पब्लिक प्लेस पर उनके जाति धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर, भाषा और रेस के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। उनको नौकरी देते समय उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं कर सकता, उनके साथ कोई अस्पृश्यता पालन नहीं कर सकता। और जो अपने आप को पुराना टाइटल करके लेते हैं तो वो भी उनको हटा देना पड़ता है। इस तरह का ये 5 जो आर्टिकल है ये समानता के, ये इसकी वजह से जैसे टाइटल हट गया तो सब समान हो गए, इस तरह से हो रहा है। और हम लोग समानता स्थापित करने के लिए भारत में अभी भी कहीं पे भी प्रयास नहीं हो रहा कि वो अपने सरनेम भी हटा दे। और अगर ये हो जाएगा तो मुझे लगता है कोई भी नहीं पूछेगा कि कौन सी जाति है। और अगर जैसे बुद्धिस्ट और अम्बेडकराइट लोग अपने नाम के सामने टाइटल नहीं लगाते हैं तो जो भेदभाव करने वाले हैं वो पूछते हैं आपका सरनेम क्या है, और सरनेम से अगर पता नहीं चले तो उनको पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है। तो ये पूछना भी एक ऑफेंस है। और ये अनटचेबिलिटी पर हम बहुत बार कहते हैं कि संविधान के तहत हमारे साथ में हम इसके खिलाफ जा सकते हैं, या इस तरह का भेदभाव हो रहा है या अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हम संविधान के खिलाफ, संविधान के तहत हम न्याय मांग सकते हैं। तो वो संविधान के तहत नहीं है, संविधान के तहत जो कानून बने हैं, जो एक्ट हम कहते हैं, कानून के तहत बहुत सारे एक्ट उनके आर्टिकल के अनुसार बने हैं, तो वो एक्ट के तहत हम वो अपने न्याय मांग सकते हैं। जैसे अनटचेबिलिटी का है तो एट्रोसिटीज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज का एक्ट जो है SC/ST के लिए, वो एक्ट के तहत आपको न्याय मिलेगा, ना कि डायरेक्ट इसके तहत। ठीक है, आगे आते हैं कि वो डायरेक्ट इसके तहत कैसे मांगा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो एक अलग प्रावधान है। तो दूसरा फिर आता है, ये हो गया समानता का, और इसमें समानता मिलेगी तो स्वतंत्रता मिलेगी। तो किस किस बात की स्वतंत्रता मिलेगी, इसको भी 19 से 22 तक यानी 4 आर्टिकल में इसको डिवाइड किया गया है। इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार। इसको हमें समझने की गरज है। तो ये जैसे पहला है
स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच यानी बोलने का और अभिव्यक्ति का, बोलना और अभिव्यक्ति, ये एक आर्टिकल 19 में आता है। और इसी में 19 में ही तो ये 19 में स्पीच और एक्सप्रेशन यानी हमें बोलने का और अभिव्यक्ति करने का स्वातंत्र मिला है। दूसरा स्वातंत्र मिला है कि हमें एक जगह इकट्ठा होने का, यानी सभा करने का। सभा मतलब सब लोग इकट्ठा होकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी सभा कर रहे हैं लेकिन अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना। लेकिन सभा होने का मतलब एक तरह से पहले से जो दिखा हम लोग जान रहे हैं वो है कि एक जगह सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पे हम लोग चर्चा करते हैं या इस तरह का सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जिसको जो हमें आर्टिकल 19 के तहत हमको ये अधिकार मिला है कि हमको एक जगह इकट्ठा होने का। तीसरा उसी में आर्टिकल 19 में दिया गया है एसोसिएशन बनाने का, जिसको हम कहते हैं कि हमारी संस्था बनाने का, जो हमको मिला हुआ है। जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हम लोग सोसाइटी बना सकते हैं, ट्रस्ट के तहत बना सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अलग अलग तरह के संस्थाएं होती है, कंपनीज होती है, इसके तहत जो एसोसिएशन बना सकते हैं, ये हमको अधिकार दिया गया है। और ये सच में वही बात है ना, जैसे सभा में सब लोग आ सकते हैं। पहले ऐसा था कि सभा में बुला तो रहे हैं, आज भी हमको कई कई गांव में दिखाई देता है कि कुछ लोग जैसे गांव में होता है और वहां पे अस्पृश्यता का पालन हो रहा है, तो वो जो अस्पृश्य जाति के या एससी के, उनको दूर बिठाया जाता है, सभा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये एक तरह से उनको समान नहीं मानने की वजह से उनको वहां पर उपस्थित रहने का अधिकार नहीं दे रहे, उनको वो अपने आप से अलग मान रहे हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे पता चली है कि इसको इंक्लूड किया गया बाद में। जैसे कि ये कहते हैं कि आजकल जो सरपंच होते हैं, बहुत सारे ऐसी केसेस आए हैं कि जो सरपंच होते हैं उनके हाथ से गांव में झंडा वंदन होता है, और ये झंडा वंदन करने नहीं देना है क्योंकि वो एससी समाज से है। इस तरह के बहुत सारी केसेस सामने आई है और उस तरह का अत्याचार भी हुआ है, ये मीडिया में भी आया है और लोगों को पता भी चल रहा है, सोशल मीडिया से ज्यादा पता चलता है। इस तरह का भेदभाव हो रहा है, ये भी झंडा वंदन करना, ये भी स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत लिया गया इसको, क्योंकि झंडा को फड़काना, झंडा फड़काना यानी फ्लैग होस्टिंग जो है, ये हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी भावना देश के प्रति, एक श्रद्धा बता रहे हैं कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति के अंतर्गत ये आ रहा है, और अगर वो नहीं किया करने दिया जा रहा है, मतलब उसको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, उसके साथ अस्पृश्यता का पालन हो रहा है, ये माना जाता है और इसीलिए ये दंडात्मक या ऑफेंस हो जाता है। तो ये है। चौथा आता है मूवमेंट। आज भी हम देखते हैं कि हजारों सालों से हम लोगों को सड़क पर खुले तौर पर चलने की आजादी नहीं थी। अपने घर के बाहर पहले देखना पड़ता था, कोई निकल रहा है सड़क से जाते हुए तो उच्च वर्णीय जो माने जाते हैं, मानते हैं अपने आप को, वो हमारे सामने से जा रहे हैं, जो अपने आप को नीची जाति के समझते हैं, तो उनके ऊपर उनकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, इस तरह का प्रतिबंध लगा था। और ये ऐसा प्रतिबंध था कि वो कहते हैं धूप में अगर उसकी छाया बड़ी है तो उसने निकलना ही नहीं है। एक तो एकदम 12 बजे वाली नून वाली धूप में निकले क्योंकि उसकी छाया उसी के साथ रहती है, उसी के नीचे रहती है, या तो फिर शाम को निकले और उस समय भी उनका आमना सामना ना हो। इस तरह की जो था वो
और किसी के घर में प्रवेश नहीं करने का, ये तो खैर वो है, क्योंकि वो तो आज भी मानना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल प्रॉपर्टी जिसकी होती है वहां पे हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन मूवमेंट करने का, जैसे पार्क है, पब्लिक पार्क है, पब्लिक सड़क है जहां पर हम लोग कहते हैं, तो वहां जाते समय हम लोगों को जो प्रतिबंध लगा था धर्म के नाम पर भारत में, उसको इस आर्टिकल 19 आर्टिकल 4 के तहत इसको निरस्त कर दिया गया है। और हमें भारत में कहीं भी आने जाने की एक सुविधा मिली हुई है, हमें अधिकार मिला है। कुछ बंधन है, ये सारे मैं बंधन पे बाद में बात करती हूँ। फिर पांचवा है कि हमको कहीं पे भी रहने का अधिकार, यानी हम कहीं पे भी जमीन ले सकते हैं, अपना घर बांध सकते हैं, किराए से रह सकते हैं, ये भी एक अधिकार है। लेकिन फिर भी हम देखें, जब हम दिल्ली में रहने गए थे तो वहां पे वो बोलते थे कौन से जाति के हैं, यानी जाति पूछकर किराए से घर दिया जाता है, ये आज भी चल रहा है। और ये लोगों को पता नहीं है कि ये गैर कानूनी है। तो ये सिर्फ गैर कानूनी नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से संविधान में जो मौलिक अधिकार हमको दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, इसका हनन होता है। इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन संविधान के तहत अगर हमें ये अधिकार मिला है कि हम कहीं पर भी रह सकते हैं और कहीं पर भी अपनी जमीन लेकर घर बांध सकते हैं। इसी में 19 में छठा एक आता है, प्रोफेशन, हम कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। ये प्रोफेशन चुनने का अधिकार हमको संविधान में ही दिया गया, क्योंकि पहले भारत में ये सारे अधिकार वही है जो पहले यहाँ पर नहीं दिए गए थे, भेदभाव की वजह से, समानता की वजह से, अस्पृश्यता पालन की वजह से, जाति भेद की वजह से जो नहीं दिए गए थे, वही सारे अधिकार हमको ये स्वतंत्रता के तहत मिले हैं, संविधान के तहत मिले हैं, जिसमें ये कहा जाता था कि ब्राह्मण के बच्चे को ही पढ़ने का अधिकार, क्षत्रिय के बच्चे को रक्षा करने का अधिकार है, हथियार चलाने का अधिकार है, वैश्य के बच्चों को व्यवसाय करने का अधिकार है, और शूद्र के बच्चों को सिर्फ सेवा करना पड़ेगा, अस्पृश्य के बच्चों को सिर्फ सफाई का काम करना पड़ेगा। ये जो था, ये एकदम से संविधान के कारण पूरी तरह से टूट गया है, और हर कोई अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अपना उस तरह से खुद को डेवलप करके कोई भी प्रोफेशन चुन सकता है। इस तरह का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। अब इस पर हम ये कहते हैं कि जहां पर भी समानता में तो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो स्पेशल प्रोविजन की बात आती है समानता देते समय, क्योंकि कोई समझ नहीं रहा है, वो आपके बराबर में नहीं आ पा रहा है, तो उसको इस तरह से सुविधा प्रदान की जाए कि वो आपके बराबर में आ जाए। यानी मानो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमसे नीचा है और इस वजह से उसके साथ में भेदभाव कर पाए, तो उसको उस लेवल पर लाने का प्रावधान हमें समता के अधिकार में दिया गया है। उसी तरह स्वतंत्रता के अधिकार में हमको स्पेशल प्रोविजन करके उसको बोलने की बजाय स्पेशल प्रोहिबिटन कह सकते हैं, जिसमें रोकथाम की बात होती है, क्योंकि स्वतंत्रता अगर दी जाती है तो उसके साथ में आपको हमें कुछ बंधनों का को मानना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उसको मराठी में कहते हैं ना सैरा वैरा, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से स्वतंत्रता के नाम पर हम कुछ भी करें और उससे जो सही तरह से जो जिस वजह से हमको स्वतंत्रता मिली है उसका गलत उपयोग हो ना हो, इसलिए दिया गया है। जैसे बोलने और अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि इसमें आप बोलते समय और इसमें ये करना है कि सिक्योरिटी का ध्यान रखें, राष्ट्रीयता का ध्यान रखें, हमारे जो रिलेशंस है अन्य देशों से उनके साथ में हमें संबंध खराब ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, और साथ में पब्लिक ऑर्डर बना रहे उसके लिए, किसी का अपमान ना हो जिसको हम डिफेमेशन कहते हैं वो ना हो, उसके लिए भड़काने वाले कार्य बोलना और अभिव्यक्त करना नहीं होना चाहिए, कोर्ट का अपमान नहीं होना चाहिए। ये सारे बातों को ध्यान में रखकर हमें स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए, खास करके बोलने वाला और अभिव्यक्ति करने वाला, जिसमें इस तरह के शब्द इस्तेमाल ना करे जिससे कोई प्रॉब्लम हो या किसी का अपमान हो या किसी के साथ में
कोई पब्लिक ऑर्डर का डाइल्यूट हो जाए या उस तरह का कार्य हो कि पुलिस को आना पड़े या इस तरह से, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखा गया है। और इसमें इस अभिव्यक्ति में और कोई और जो बंधन है उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई बोल नहीं रहा तो उसे जबरदस्ती बोलने के लिए कहना भी ये गुनाह होता है। यानी आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, ये भी उसने बोलना है या नहीं बोलना है ये भी उसका अधिकार हो जाता है, जो जो हम कहते हैं अभिव्यक्ति का, यानी मौन रहकर भी अपनी अभिव्यक्ति करने का एक अधिकार है। इसमें कुछ बातें अभी नहीं लग रही है मुझे बहुत सारी, क्योंकि मैं जब लॉयर थी उस समय ये सारी बातें नहीं थी, लेकिन अभी बहुत सारी बातें इसमें इंक्लूड हो रही है। जैसे कहा गया है कि हमें किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, वो भी हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में आ रहा है। यानी अब जैसे कह रहे हैं ना कि क्रिकेट में जाना है, महिलाओं को अभी देखो कैसे लड़कियां क्रिकेट में आ रही है, उनको कितना पीछे दबाव था कि वो नहीं आ सकती है ना, उसको खेलने का मौका नहीं दिया जाता था। तो अभी स्पोर्ट्स में आना, तो वो भी एक्सप्रेशन में, अभिव्यक्ति में आ रहा है, वो अपने एबिलिटी को वो शो करना चाहते हैं, तो उसको वो आर्टिकल 19 में ले रहे हैं। और एक आ रहा है आरटीआई, यानी जानने का अधिकार। क्या जानने का अधिकार? सरकार का कार्य जानने का अधिकार, सरकारी अधिकारियों से जो भी काम हो रहा है उसके बारे में जानने का अधिकार। ये जो आरटीआई का आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 2005 में इसको फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया अपने स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। ये इसकी शुरुआत 1976 में राजनारायण करके व्यक्ति ने की थी और इसके तहत वो किया गया। दूसरा जो प्रॉब्लम्स है, अपनी समस्या है, वो सरकार के पास ले जाना, ये भी हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आ रहा है। यानी उनको वो निग्लेक्ट नहीं कर सकते। उनको निग्लेक्ट करना मतलब उनके एक्सप्रेशन और अभिव्यक्ति के अधिकारों का हनन हो जाएगा। एक दूसरे और इसमें एसोसिएशन सभा के बारे में, सॉरी पहले असेंबली लेते हैं। तो असेंबली में ये एक बात की गई है कि सभा इसके लिए नहीं की जा सकती कि हम लोग सब इकट्ठा आ जाए और वहां आकर हम दूसरे को गालियां दे, और कोई उद्देश्य जो होता है असेंबल होने का, वो एक सोसाइटी को सही दिशा में ले जाने वाला होना चाहिए, या सबके नेशनलिटी को यानी राष्ट्रीयता को प्रमुख में रखकर, जहाँ पे राष्ट्रीयता का अपमान न हो, इस तरह की बातों को ध्यान में रखकर हमको असेंबल होना है। इसलिए जब भी जो भी सभाएं होती है, वो सभाओं में पुलिस फोर्स भी साथ में होती है, ताकि वो देखे कि कहीं इस तरह के भड़काऊ भाषण ना हो और इस तरह के लोग इकट्ठा ना हो उस सभा में जो हथियार लेकर हो, है ना। सभा में आप हथियार लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि वो हथियार का गलत इस्तेमाल हो सकता है। फिर उसके बाद में आ रहा है एसोसिएशन। एसोसिएशन जो फॉर्म होता है वो भी इस तरह का ना हो कि हमने एक संगठन बना ली कि चलो हम बैंक को लूटने के लिए, हमारा काम यही रहेगा कि हम बैंक को लूटेंगे, तो हमने एक संगठन बना ली, इसमें ये पद दे दिए, इस तरह का काम है, ये हम नहीं कर सकते। यहाँ पे तो ट्रेड यूनियन जो होती है, ट्रेड यूनियन का अधिकार दिया गया एसोसिएशन के माध्यम से, लेकिन पुलिस फोर्स और आर्म्ड फोर्स को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। ये बंधन यहाँ पर डाला गया है, क्योंकि इसके माध्यम से वो जो उनका कार्य है, जो सुरक्षा देने का, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और साथ ही उनका जो रिलेशंस है वो पॉलिटिकल लोगों के साथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात का बंधन इस आर्टिकल के में जो प्रोहिबिशन है उसमें दिया गया है।
तो मूवमेंट की बात आ रही है और इसमें भी रिस्ट्रिक्शन ये बात है कि आप कहीं पे भी आ जा सकते हो लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते। ये बीच में मुझे थोड़ा सा याद आ रहा था कि वैसे हम लोग बहुत सारी जगह गए हैं, जैसे मदुरई गए हैं, पुरी गए हैं, तो यहाँ पे जो मंदिर है, जैसे मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में और जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, और हम लोग इंदौर भी गए जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर है और उनके बाहर खुले तौर पर लिखा गया है कि यहाँ पे शूद्रों का आना मना है या स्त्रियों का आना मना है। तो मुझे बहुत बार ऐसे लगा, क्या वो पब्लिक प्लेस है या धर्म ने जो ऐसे धर्म की संस्थाएं उसको चला रही है जिसको सरकार फंड नहीं दे रहा हो, क्योंकि ये बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। हम तो कहते थे ऐसा नहीं कर सकते, ये संविधान के खिलाफ है, हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, इन लोगों ने सबको आने देना चाहिए। लेकिन क्या उनका जो संस्था बनी हुई है, वो मंदिरों का जो ट्रस्ट बना हुआ है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके ट्रस्ट का या उनके संविधान का, उसमें अगर इस तरह का प्रावधान है और उसमें अगर गवर्नमेंट उनको छुपे तरीके से करती होगी वो अलग बात है, लेकिन कानूनन रूप से अगर गवर्नमेंट उसको फंड प्रोवाइड नहीं कर रही है तो ये उनका अधिकार होता है कि वो मंदिर में किसको आने दे और किसको ना आने दे, है ना। तो क्योंकि वो उन्होंने उस तरह का ट्रस्ट बनाया, उस तरह की सोसाइटी बनाई है, इसलिए इन लोगों ने वैसा लिखा और उसके खिलाफ आज तक कोई कंप्लेंट नहीं हो पा रही है। दूसरी बात ये पता चलती है कि उनके धर्म के अनुसार भी उन लोगों को नहीं आने देना है, और अगर आप कर रहे हैं तो उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार वो आपके साथ में मारपीट करेंगे। ये उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है, इसलिए जो भी वहां जाएगा उसके साथ मारपीट होगी। तो हमने देखा जब मदुरई में कहते गए थे तो हम उन्होंने हमारे साथ में मुझे लगता है धम्मचारी अश्वजीत थे उस समय मदुरई टेम्पल जब हम लोग गए थे तब। खूब पहले की बात है, मुझे लगता है 2007 या 8 की बात है। तो जब वहां गए थे तो उनको बहुत ज्यादा फीस ली गई थी धम्मचारी जी से, अश्वजीत धम्मचारी से, और हम लोगों से कोई पैसा नहीं लिया गया। और जब वो उनको वो गर्भ कहते हैं जहां पर उनका देवी देवता रहता है जो मुख्य होता है, उस गर्भ स्थान पर जाने के लिए उन्होंने धम्मचारी जी को बाहर का रख दिया और हमको कहा आप जा सकते हो। तो मैंने कहा भाई उनको नहीं जाने दे रहे, मुझे कैसे जाने दे रहे हो। वो क्रिश्चियनिटी को सपोज अगर आपको लगता है फॉरेन के और क्रिश्चियन है, तो मैं भी तो बुद्धिस्ट हूँ और हिंदू नहीं हूँ, वो भी हिंदू नहीं है, मैं भी हिंदू नहीं हूँ, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो बोले नहीं नहीं आप जा सकते हो, आप बुद्धिस्ट है तो भी कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। यानी अगर मैं ये कहती कि मैं महार हूँ, एससी हूँ, अछूत जाति से हूँ, तो वो मुझे रोक सकते थे, ठीक है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि वो धम्मचारी फॉरेनर होने की वजह से वो रोका है, लेकिन बुद्धिस्ट होने की वजह से उन्होंने नहीं रोका। उनके इसमें होगा कि फॉरेन से आने वालों के पास से फीस लेनी चाहिए या एक्स्ट्रा, और गर्भ स्थान जो होता उनका वहां पे नहीं जाने देना है। तो इस तरह की बात होती है। तो मूवमेंट में भी हमको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसमें से जाने की रोक लगाई गई है संविधान के तहत। ये हम लोगों को समझ जाए, खास करके यहाँ पे ये लिखा है कि एसटी के जो जगह है, अगर एसटी के लोग ट्राइबल्स जो है, ये अगर चाहे तो आप उनके बीच में जा सकते हैं, उनके यहाँ आप रह सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं चाहे तो आप वहां पे जाओगे तो वो एक अतिक्रमण हो जाएगा, वो भी कानून के तहत दंडनीय हो जाएगा। रहने की बात जो है रेसिडेंस की, वो भी इसी तरह की है कि हम वहां जाएंगे जहाँ जगह ले सकते हैं, भारत में कहीं पे भी जगह ले सकते हैं, लेकिन खास करके ट्राइबल एरिया है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे उनके स्पेशल प्रोविजन है ट्राइबल्स के लिए। उनका जगह जो है जंगल का, वहां पे आप लोग जमीन नहीं खरीद सकते और वहां पे आप लोग घर नहीं बांध सकते, उनसे खरीद ही नहीं सकते आप। अगर आप उनका कोई चैरिटी के लिए भी वो जमीन को इस्तेमाल करना है तो उनको ही उसका ट्रस्टी या मेंबर्स बनाना पड़ेगा जो ट्राइब होते हैं, और उनकी उन्नति के लिए ही आपको काम करना पड़ेगा। इस तरह का प्रोविजन इसमें और प्रोहिबिशन दोनों दिया हुआ है। फिर प्रोफेशन की बात आती है, व्यवसाय चुनने की बात।
तो इसमें भी हमको पता चलता है कि जो इलीगल कार्य है, जैसे हथियार को बेचने का, खरीदने का जो व्यवसाय है वो नहीं कर सकते। दूसरा जो है शराब बेचने का या इस तरह का जो है, जो इमोरल होता है, ये नैतिकता के अलग होता है, उस तरह का कार्य नहीं कर सकते। और अगर ये करना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये व्यवसाय में गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलता है। इसलिए आपको खास करके जो केंद्रीय शासित प्रदेश होते हैं, यहाँ पर आपको वाइन शॉप्स बहुत ज्यादा मिल जाती है, बशर्ते कि अन्य राज्यों में तो वहां पे टैक्स उनको ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में पहले फॉरेनर्स का आवाजाही जो है वो ज्यादा हुआ करती थी और वो लोग उसके वाइन बहुत ज्यादा लिया करते थे। तो इस तरह की जो बातें हैं ये इमोरल प्रोहिबिशन में आती है कि हमको ये सब नहीं करना है। नहीं, तो प्रोफेशन को चुनना है तो वो इस तरह का हो कि वो अनैतिक ना हो, इस बात का तो ये बंधन यहाँ पर लगाए गए हैं। इसमें बहुत अच्छी तरह से हमको समझना है कि राष्ट्र की सुरक्षा, और जब नैतिकता की बात आती है तो व्यक्ति व्यक्ति की सुरक्षा की भी बात आती है, समाज के सुरक्षा की बात आती है। इस बात को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता के अधिकारों को हमें मिलता है, लेकिन सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए, उन बंधनों को ध्यान में रखते हुए हमको मिलता है। तो उसके बाद में आता है आर्टिकल 20। इसमें ये कह रहा है कि जो क्राइम होता है, कोई ऑफेंस होता है, तो उनसे संबंधित, ऑफेंस से संबंधित जो कार्य होता है, जो पुलिस रिलेटेड जो क्राइम है और ऑफेंस है, उसके हिसाब से 3 बातों को दिया है कि अपने ही यानी ये पूरी तरह से सरकार से संबंधित होता है ऑफेंस। और इसको इसलिए कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, ऑफेंस को क्या कहते हैं, अपराध, सॉरी ये शब्द मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा है, अपराध, मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, समझ जाओ प्लीज। अपराध और राज्य, ये दोनों के बीच का संबंध होता है, जिसमें कहते हैं कि बिना किसी कारण के, यानी लॉ में अगर है तो ही उसको अरेस्ट किया जाएगा। अगर वो लॉ में नहीं दिया है, वो लॉ के तहत क्राइम नहीं है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको डिटेन नहीं किया जाएगा, मतलब उसको पुलिस स्टेशन में रखने की जो बात होती है डिटेंशन, तो वो नहीं रखा जा सकता है। यानी ये कहते हैं कि अगर कोई कहेगा कि हम ये स्थिति को संभालने के लिए ये क्राइम कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम कुछ समय के लिए पुलिस थाने में रखते हैं, तो अगर ये लॉ में है तो ही वो उसको रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे लॉ में है का कहने का मतलब, इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब भी होली का समय आता है तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में, यानी उनको उठा लेते हैं और कुछ समय के लिए, जब तक वो समय नहीं जाता तब तक उन लोगों को पुलिस स्टेशन में रख सकते हैं। और जो भी उनके ऊपर ट्रायल होगा वो भी कानून के तहत ही होना चाहिए, जो राज्य में प्रावधान, कानून में प्रावधान दिया है वो है। तो जैसे, और इसको ये कहा जा रहा है कि जब इसको और एक अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब ये कानून लागू हुआ, जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ कि 1954 को मैरिज एक्ट आया है, और मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी गैर कानूनी हो गई है। यानी पति के या पत्नी के जीवित रहते हुए या बिना तलाक लिए हुए अगर वो दूसरी शादी करती है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो असंवैधानिक हो जाता है या गैर कानूनी हो जाता है। लेकिन जो शादियां ये एक्ट आने के पहले, ये कानून आने के पहले हुई है, उनको हम अपराधी नहीं मान सकते। जिन्होंने पहले 2 शादियां की है, 3 शादियां की है, 4 शादियां की हो, लेकिन ये कानून आने के पहले की हो, तो उन्हें हम
ऑफेंस नहीं मान सकते, या आज के जो कानून है उस कानून के तहत उसको सजा नहीं मिल सकती, ना ही उसके ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, ना ही उसको जेल में या पुलिस स्टेशन में डाला जा सकता है। ये भी बात कही जा रही है कि कानून में जितना, जैसे अब अगर उस तहत वो जो क्राइम हुआ है वो उसके तहत जो दंडात्मक कार्रवाई निर्धारित की है, तो वो उसी निर्धारित जो दंड है उतना ही देना चाहिए, ना कि किसी के साथ द्वेष भावना से या भेदभाव करते हुए उसको ज्यादा का अगर कुछ देना है तो वो नहीं दे सकते हो। होता है बहुत बार कि सरकारी कर्मचारियों में अगर कोई भेदभाव की बात हो या बदला लेने की बात हो, तो वो ज्यादा का उनको पनिशमेंट देंगे। इस तरह की कोई बात आई होगी किसी केस में, इस वजह से ये कहा गया कि जो कानून में निर्धारित है उतना ही सजा उसको दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमको SC/ST POA एक्ट में मिलता है कि उन्होंने इतना कम दंड निर्धारित किया है, जैसे 6 महीने की जेल, 1000 रुपए दंड, ये जो दिया गया है ना ये बहुत कम है। और कितना भी सीवियर यानी भयानक घटना घटी हो, बहुत बड़ा क्राइम हुआ हो, तो भी उनको उतना ही दंड दिया जाता है जितना वो कानून में दिया गया है। इसलिए वो अगर उसको देखा जाए तो हम देखते हैं कि SC/ST PO एक्ट के साथ में IPC की धारा लगाई जाती है, क्योंकि IPC की धारा में ज्यादा साल की सजा होती है। तो ये दोनों को, वो आप लोग SC/ST का उपयोग ना, एक्ट का उपयोग ना करो, इसलिए इस तरह के प्रावधान उसमें ऐड किए गए हैं जो 89 में बना है ये एक्ट। तो ये हमको पता चलता है कि ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते, ये आर्टिकल 20 में दिया गया है। दूसरा है आर्टिकल 20 के 2 में दिया है डबल जियो पार्टी, यानी अगर किसी ने कोई अपराध किया हो और उस अपराध के तहत उसको पहले ही सजा मिल चुकी हो, तो उसको दोबारा उसी अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती, एक बार में ही दिया जाएगा। ये एक प्रावधान यहाँ पर है। और ये कहा जाता है, बहुत बार ये कहते हैं ना कि एक अपराधी बोलता है कि मैंने ही, वो अपराधी है या नहीं ये सिद्ध होने के पहले ही उस पर दबाव डाला जाता है कि तुम कहो कि तुमने ही ये अपराध किया है, तो वो इसका मतलब हो जाता है कि वो अपने खिलाफ ही साक्षी दे रहा है। तो इस तरह का दबाव डालना ये गैर कानूनी है, इस तरह का आर्टिकल 20 में दिया गया है। फिर आता है आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 की जो बात करते हैं, यहाँ से इसमें इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया आर्टिकल 21 को। ये लाइफ से संबंधित है, जीवन से संबंधित है, और इसमें दो तरह की बातें की गई है कि हमको जीने का अधिकार है, और दूसरा वो जीना कैसे होना है, वो लिबर्टी के साथ जीना है, और ऐसा जीना है, वो लिबर्टी भी ऐसी होनी चाहिए। क्यों? डिग्निटी का मतलब है कि उसको कहेंगे एक स्वाभिमान से, या और एक शब्द गरिमापूर्ण, गरिमामय, यानी एक मानव होने के नाते वो मानव का जो एक सम्मान है, जो सम्मानीय तरीके से जीना है, उसकी जो गरिमा है उसको रखते हुए उसका जीने का जो तरीका है वो लिबर्टी है। वो उसको, उसके ये लिबर्टी शब्द यहाँ पर आया है, कहीं बीच में और राइट टू लिबर्टी करके नहीं आया, लेकिन ये आर्टिकल 21 में आया है, जिसको लिबर्टी कहा गया है। और लिबर्टी कैसी, कि वो डिग्निफाइड होनी चाहिए, यानी हमको ऐसी स्वतंत्रता मिले कि हम वो जीवन अच्छी तरह से जिए, एक गरिमापूर्ण जीवन जिए। तो ये इसमें 21 में और एक बात की गई है कि इसमें अगर ये हमको नहीं मिल पाता है, सही तरह से जीने का अधिकार नहीं मिल जाता है, तो जितने
भी फंडामेंटल राइट्स है वो एकदम से मीनिंगलेस हो जाएंगे, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसको हम अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देते रहती हूँ कि जो पहले हम लोगों को जो अस्पृश्य लोग थे, हमारे पूर्वज थे, उन लोगों के साथ में जो व्यवहार किया जाता था, उसमें एक बहुत बुरा व्यवहार ये किया जाता था कि उनको खाना नहीं देते थे। और अस्पृश्य लोग वहां पे जो शादी ब्याह हो या कोई भी इस तरह का फंक्शन हो, तो वहां पर जो वो फेंकते थे खाना बचा हुआ, उसको वो लोग खाते थे, जैसे कुत्ते बिल्ली खाते हैं, उस तरह से वहां से चुन चुन कर खाना खाते थे। तो ये गरिमापूर्ण जीवन नहीं है। खाने को तो दे रहे, या कोई भी देगा तो थोड़ा फेंक कर दे देगा, लो खाओ, इस तरह से जो देगा वो गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं है। और इसलिए वो आर्टिकल 21 का हनन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बाबा साहब ने ज्यादा महत्व दिया है यहाँ पर। और इसकी पूरी जिम्मेदारी कि उनको ऐसा जीवन मिलना चाहिए, खास करके मैंने जो अभी उदाहरण दिया खाने का, दूसरा है इसमें पानी, स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा, ये जो है इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार होती है। यानी सरकार को हम कह सकते हैं इसके लिए कि हमारे साथ में इस तरह का हनन हो रहा है। यानी कोई एक व्यक्ति हमारे साथ में सही तरह से व्यवहार नहीं करता तो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं जा सकते, लेकिन आर्टिकल 21 के तहत कोई हमारे साथ में ऐसा करता है और सरकार जिम्मेदार होती है उसके बारे में, तो हम डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 को आधार मानते हुए सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं या उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और इसीलिए इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये नाम दिया है इसको, आर्टिकल 21 को, कि ये उसका हृदय है, यानी फंडामेंटल राइट्स का हृदय है आर्टिकल 21। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को मालूम होना चाहिए। अब आते हैं इसको आर्टिकल 226 के तहत इसको कहते हैं कि हम सरकार को सुप्रीम कोर्ट में खींच सकते हैं अगर हमारे साथ में इस तरह का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। तो इसको और थोड़ा आगे मैं समझाऊंगी, पता नहीं समय के हिसाब से मैं क्या कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन इसमें और एक बात ऐड की गई है जो राइट टू लाइफ में लिखा गया है, सुसाइड। जो सुसाइड करता है उसको राइट टू लाइफ में लेना है या नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे अभी वाद विवाद भी चल रहे हैं, कुछ केसेस में इस पर चर्चाएं चल रही है। और वो यहाँ पर कुछ लोगों ने कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं अभी बीमार हूँ और मुझे सहन नहीं होता है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए, फॉरेन में भी आए और इंडिया में भी आए हैं कि हमें मरने का अधिकार दिया जाए। तो ये आर्टिकल 21 के खिलाफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सुसाइड और राइट टू डाई ये दोनों अलग अलग बातें होते हैं, क्योंकि सुसाइड ये राइट नहीं मांग रहा है करने के लिए, सुसाइड तो ये वो इंसान अपने साथ में खुद कर रहा है, और इसीलिए अगर वो बच जाता है तो वो आर्टिकल सेक्शन 309 आईपीसी के तहत उसको ऑफेंस माना गया है। लेकिन ये बात चल रही है कि उसको मेंटल हेल्थ के तहत उसको सजा देने की बजाय उसके साथ में सही तरह से उसका इलाज किया जाए ताकि वो फिर से सुसाइड न कर पाए, क्योंकि वो एक फ्रस्ट्रेशन की स्टेज होती है। तो ये अलग है। अब एक और इम्पोर्टेंट राइट टू 21 जिसको आर्टिकल 21 जिसको हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट कहा गया है, इसी में एक बात और जोड़ी गई, यानी समझ लो इस जो भी बात जो राइट इस आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और वो है राइट टू एजुकेशन, है ना। ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 6 से 14 साल तक का एजुकेशन जो फ्री होना चाहिए और कंपल्सरी होना चाहिए, ये हमारे आर्टिकल 21 में जोड़कर आर्टिकल 21 ए नाम दिया गया है। और ये 86 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 2002 में पास किया गया था और एक्ट बना था। तो ये भी समझ लो कि एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि
बाबा साहब थे, बाबा साहब एजुकेट करने को कहा ना, बाबा साहब ने हमको एजुकेट होने के लिए कहा है। और जो उनकी बात न मानकर उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, नीति निर्देशक तत्व में ले लिया गया था, मजबूरन अब उसको आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स में जोड़ना पड़ा। ये एक सक्सेस है बाबा साहब के आंदोलन को आगे ले जाने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है, या जो भी है जो एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और वो कार्य कर रहे हैं, सारी संस्थाएं जो भी ये कार्य कर रही है, जो हमारे कार्यकर्ता है जो ये कार्य कर रहे हैं, इनको ये श्रेय जाता है कि हमने मजबूर किया ये अमेंडमेंट करने के लिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से डायरेक्ट वो फंडामेंटल राइट्स में आ गए हैं। आर्टिकल 22 इसको हम देखेंगे। आर्टिकल 22 को अगर समझना है तो इसमें ये बताया गया है कि अरेस्ट करते समय ये ऐसा आर्टिकल है कि खास करके जब कोई घटना हमारे समाज में होती है, अन्याय अत्याचार, जैसे हम ये कहते हैं कि खैरलान जी का प्रकरण हुआ, दूसरा जो भीमा कोरेगांव का प्रकरण हुआ, तो इसमें जो हमारे बच्चे अरेस्ट हुए हैं, है ना, और बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी कारण से या उच्च वर्णीय माने जाने वालों के द्वेष भावना से, क्योंकि वो अपने जो नीची, वो लोग जिनको नीची जाति के समझते हैं, वो जो अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, एक अच्छा स्टेटस अपने लिए निर्माण कर लिए, उनके प्रति उनके मन में जो द्वेष भावना आ रही है, जो जेलस फील कर रहे हैं, इसकी वजह से वो झूठे आरोप लगा देते हैं और इसलिए बहुत सारे अपने बच्चों को अरेस्ट किया जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो SC ST के लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, जो OBC के हैं, यानी जिनको भी इस तरह का अरेस्ट का सामना करना ना, कोई क्राइम किए खास, और ये लोगों को जरूरी है कि वे ये आर्टिकल 22 को समझे, क्योंकि ये मोनू बहादुर का कोई 2 बार आए, तो इसमें हमको पता चलेगा कैसे कि पहला, जैसे इसमें आर्टिकल 22 का पहला दिया गया है कि बिना सूचना के अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, ना ही उनको डिटेन किया जा सकता है, मतलब उनको पुलिस स्टेशन में रोका नहीं जा सकता। अगर उनको अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के पहले ही मैजिस्ट्रेट को उसकी खबर मैजिस्ट्रेट के पास में उसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो है 3 महीने से ज्यादा उसको पुलिस स्टेशन में रखा नहीं जा सकता या जेल में नहीं रखा जा सकता। ये राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जो अभी आगे आएगा उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि कैसे है। और इसके जो भी अरेस्ट हुआ है उसको भी सूचना मिले और उसके करीबी लोगों को सूचना होनी चाहिए कि उसको अरेस्ट किया गया है। और ये इसका पूरी जिम्मेदारी उन्होंने दी है, एडवाइजरी बोर्ड एक तैयार किया जाता है उसके तहत। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है DK बासु जजमेंट, इसका गाइडलाइंस है। ये 1987 में DK बासु एक कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे लीगल एड सेल के। तो वो व्यक्ति ने देखा कि कुछ एक लड़का है वेस्ट बंगाल का, उसको बिना किसी कारण के अरेस्ट कर लिया गया था। पता नहीं कौन सा क्राइम उस पे उसने किया था या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन बिना जानकारी के उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसके साथ में इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी मृत्यु हो गई। और बाद में उस व्यक्ति को रेलवे लाइन पे डालकर उसको ये बताया गया कि इसने सुसाइड कर लिया गया है और ये बोला गया कि ये कस्टोडियल डेथ नहीं है, उसने तो सुसाइड कर लिया है। तो ये कस्टोडियल, जब ये केस वेस्ट बंगाल के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में आई तो इसको कुछ गाइडलाइंस दी गई। ये गाइडलाइंस को अगर पता नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग समझे, समय अगर ज्यादा हो रहा तो भी इसको समझे
क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी वजह से आपको कुछ कार्य भी आगे करना पड़ेगा जो कार्य करता है उनको, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो 11 गाइडलाइन दिया है, इसमें ये कहा गया है कि जो भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाता है तो उसके यहाँ पे नेम टैग होना चाहिए, उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए और उसका पद क्या है ये भी लिखा होना चाहिए। वो इंस्पेक्टर है या हवलदार है या कमिश्नर है, जो भी है वो यहाँ पर लिखा होना चाहिए, ये पहला है उसका। और रजिस्टर में उसका नाम अरेस्ट करने वाला करके भी लिखा होना चाहिए। दूसरा, मेमो ऑफ अरेस्ट तैयार करना चाहिए जिसमें समय और तारीख लिखी होनी चाहिए कि कब अरेस्ट किया जा रहा है, और जहां से अरेस्ट किया जा रहा है वहां से कोई तो भी एक विटनेस, साक्ष्य की सिग्नेचर उस पे मेमो ऑफ अरेस्ट पर होना चाहिए, और जगह का नाम होना चाहिए, और साथ ही विटनेस के साथ साथ जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए। ये गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। तो ये मेमो ऑफ अरेस्ट में क्या क्या होगा कि कहाँ पे अरेस्ट किया, किस समय किया, कौन से तारीख को किया, किसके सामने किया, ये सारी बातें वहां पर लिखी होनी चाहिए। तीसरा है कि उनके अरेस्ट करने के बाद में जब ले जाते हैं तो वहां पुलिस थाने में अगर किसी को मालूम ना हो तो उसको मालूम कर देना चाहिए कि आपके परिवार का या आपका दोस्त जो है उसको अरेस्ट किया गया है। और वो अगर खुद विटनेस था अरेस्ट के समय में तो कोई बात नहीं, अगर वो विटनेस नहीं था और कोई और व्यक्ति है तो उसका भी सिग्नेचर पुलिस स्टेशन में मेमो ऑफ अरेस्ट पर ले लेना चाहिए। अगर वो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया उसका परिवार या उसके जानने वाले दूसरे जिले से है तो 8 से 12 घंटे का समय के अंदर उनके परिवार वालों को ये जानकारी देना, ये वहां के डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अधिकारी का कर्तव्य होता है। वहां के पुलिस स्टेशन, कंसर्न पुलिस स्टेशन का ये कर्तव्य है कि 8 से 12 घंटे के अंदर उनके परिवार वालों को या उनके जानने वालों को ये खबर दी जाए कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। पांचवा ये दिया गया है कि ये जानकारी हमने आपके परिवार वालों को या जानने वाले को दी गई है, ये जिसको अरेस्ट किया गया उसको भी जानकारी देना जरूरी है। छठा ये है कि पुलिस डायरी जो होती है, पुलिस डायरी में भी ये सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि किसने अरेस्ट किया, किसको अरेस्ट किया, उनका पद क्या था, और जो उसको कौन से गाड़ी से लाया गया, पैदल लेकर आया है या पुलिस गाड़ी से लेकर आए या बस से लाए हैं या उसके हाथ में हथकड़ी लगा कर लाए हैं या नहीं लाए, ये सारी जानकारी उसमें होनी चाहिए। कौन से उनके परिवार के लोगों को या फ्रेंड को जानकारी दी या नहीं दी गई, ये सारा वो पुलिस डायरी में होना चाहिए। सातवां ये है कि उसको अगर कोई माइनर इंजरी हो तो वो मेडिकल डॉक्टर को बुलाकर, जो पैनल के होते हैं, पुलिस और मेडिकल के जो डॉक्टर्स होते हैं वो पैनल डॉक्टर होते हैं, उनको उनके द्वारा उनके माइनर इंजरीज को भी नोट डाउन करने की जरूरत है। आठवां, ये तो वो पुलिस करेगा, लेकिन आठवां ये कहता है कि जो अपराधी के तौर पर जिसको अरेस्ट किया गया है वो खुद मांग कर सकता है कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी डॉक्टर ने उसकी जांच करनी चाहिए हर 48 घंटे में, ताकि उसके साथ में जब वो आया था तो बहुत छोटी इंजरी थी, लेकिन 48 घंटे के बाद में अगर पुलिस मारपीट करती है तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन से पता चले। तो हर 48 घंटे में डॉक्टर ने उसकी मेडिकल जांच करने की जरूरत है और इसकी मांग वो व्यक्ति कर सकता है। नवा, ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है, सारी कॉपीज जो है अरेस्ट, इसको जो डॉक्टर के साथ होता है उसको इंस्पेक्शन मेमो कहते हैं, और एक अरेस्ट मेमो, ये दोनों, और पुलिस डायरी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये एरिया के मैजिस्ट्रेट को देना जरूरी है। और ये अधिकारी का, अपराधी का ये अधिकार होता है कि वो अपने लॉयर से मिले और इसकी वो मांग कर सकता है, पुलिस उसको रोक नहीं सकता। कंट्रोल रूम होता है हर जिले में, तो और स्टेट हेडक्वार्टर होता है, तो हर कंट्रोल रूम में
जिसको अरेस्ट किया जाता है अलग अलग पुलिस स्टेशन में, वो पुलिस स्टेशन में किसको अरेस्ट किया गया, कब किया गया, ये सारी जानकारी कंट्रोल रूम में होनी चाहिए। और कंट्रोल रूम में पूरा लिस्ट होना चाहिए इसका कि उसको कौन से पुलिस स्टेशन में वो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, ताकि जो बाहर से आने वाले व्यक्ति है, जिनका व्यक्ति वहां पे है, तो कंट्रोल रूम में मालूम कर सकता है कि उनके व्यक्ति को किस पुलिस स्टेशन में बंदी बनाया गया है। तो अब इसके ये मैं क्यों कह रही थी कि ये जानना भी जरूरी है और आपके लिए एक काम है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ये गाइडलाइंस के लिए, ये आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें ये कहा गया है कि हर पुलिस स्टेशन में ये गाइडलाइंस होनी चाहिए। अब ये कर्तव्य बनता है हर नागरिक का, हर कार्यकर्ता का, कि हर पुलिस स्टेशन में जाकर देखे क्या ये गाइडलाइन सामने रखा हुआ है क्या, क्योंकि जो भी व्यक्ति वहां आता है, यानी एंट्री करते पुलिस स्टेशन के दरवाजे से अंदर, वहां पर ये गाइडलाइंस लिखे होनी चाहिए, ताकि हर आने जाने वाले व्यक्ति को ये मालूम हो। ये फ्रंट डिस्प्ले होना चाहिए। हमने 2004 में इसका सर्वे किया था दिल्ली के सारे पुलिस स्टेशन जाकर, और हमको पता चला था कि उन्होंने गाइडलाइंस करके नहीं लिखा था, उन्होंने ह्यूमन राइट्स करके लिखा था, यानी वो भी सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हो गया है। लेकिन ये पूरे तरीके से लिखा नहीं गया था, और उतने अच्छी तरीके से जिस तरह से गाइडलाइंस दिया है उस तरह से नहीं लिखा गया था। और जब हम वहां पे जाते थे तो वहां का एसएचओ जो है वो हमको ही कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, रिपोर्ट अच्छी देनी चाहिए, इसलिए हमको ठंडा और चाय पिलाने की कोशिश करता था। तो ये दिल्ली के सारे पुलिस स्टेशन में हमने जाकर ये अनुभव लिया है। लेकिन ये भारत के हर पुलिस स्टेशन में, हर डिस्ट्रिक्ट, हर एरिया के पुलिस स्टेशन में गाइडलाइंस होनी चाहिए। ये देखने का काम हर उस व्यक्ति का है जो जानता है कि ये क्या कह रहे हैं। अगर हम न्याय को मान रहे हैं और अगर हम संविधान को मान रहे हैं, तो हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि हम दबाव डालें हर पुलिस स्टेशन के अधिकारी पर कि ये गाइडलाइंस वहां पे हो, ताकि किसी के साथ में अन्याय ना हो। अगर वो अपराधी नहीं है तो उसके टू फ्रीडम में आ रहा है ना, तो इसको देखना है। राइट टू आर्टिकल 22 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके हिसाब से। फिर हमारा आता है में इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। अब जस्टिस की बात जो शुरू हो रही है वो 23 आर्टिकल से लेकर 32 आर्टिकल तक शुरू होती है। ये न्याय प्रक्रिया की है, और कौन कौन से न्याय, किस किस के लिए हम न्याय मांग सकते हैं, और जिसके लिए एक्ट बने हुए, इसके सब के लिए एक्ट बने हुए। जैसे एक्सप्लॉइटेशन, यानी उनके साथ में अत्याचार की बात होती है ये, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। तो इसको हम देखेंगे ये 23। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुतों को मालूम नहीं होता है, हम अपने अपने काम में बिजी होते हैं, लेकिन बहुत सारे इंसानों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको बेचने का कार्य जो होता है अभी, और ताकि उनके बॉडी पार्ट्स को भी बेचा जा सके, इसलिए इंसानों को भी बेचते हैं, उनको नौकरी देने का आमिष देकर उनको ले जाते हैं और उनको बेच दिया जाता था। अभी बहुत केस आया है हैदराबाद का वगैरह, जहाँ पे लड़की को बेच दिया गया था एक अरब के व्यक्ति को। और बहुत सारे प्रोस्टिट्यूशन के नाम पर, यानी नौकरी देने के नाम पर वेश्या व्यवसाय करने के लिए बेच दिया जाता है ना। इस एक्सप्लॉइटेशन की बात की है, और इसके लिए अलग अलग बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर की बात है कि उनसे काम करवा लेते हैं लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जाता है। यानी ये गुलाम से भी, गुलाम को तो भी खाना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे खाना देंगे उसको भी उसका कर्ज में लिखा जाएगा। तो ये कैसे करते हैं कि पिता को रखा गया, कोई कर्ज दे दिया गया, और वो बोले कि कर्ज छुड़ाने के लिए तुमको हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। तो वो काम कर रहा है लेकिन उसका पैसा कर्ज में कटते जा रहा है, उसके हाथ में एक भी पैसा नहीं जा रहा है, और उसके साथ में वो चक्रवर्ती ब्याज की तरह
वो और बढ़ते चले जाता है, वो सारा जिंदगी काम करता है लेकिन वो कर्ज नहीं खत्म कर पाता है, तो उसके बच्चे को भी लेकर आते हैं कि तुम्हारे बाप ने कर्ज लिया था, वो उसने पूरी तरह से नहीं दिया है, तो तुम अब उसके बदले में काम करो। तो ये चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर ये दोनों एक साथ हो जाता है, और इस वजह से इसके भी बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, और बहुत सारे संगठनाएं जो इसके खिलाफ भी काम कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो ये आर्टिकल 23, 24 की बात आती है। तो इंसान के साथ न्याय होना चाहिए, उसको बेचना नहीं चाहिए। और बच्चों को भी बेचा जाता है, पता है, जैसे कहते हैं कि अरब में वो घोड़े का रेस लगाते हैं, ऊंट का रेस लगाते हैं, और उसके ऊपर वो ज्यादा जोर से दौड़ना चाहिए करके बच्चे को उसके पीठ पर बांध देते हैं। तो उसकी वजह से ऐसा वो रोता है, जब बच्चा रोता है तो घबराकर वो ऊंट ज्यादा जोर से दौड़ने लगता है। तो इस तरह से वो बच्चे के साथ में बहुत अमानवीय व्यवहार होता है। तो ये सारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आ रहा है। तो ये इसको नहीं होना चाहिए, इसलिए इस तरह का अधिकार यहाँ पर हमको दिया गया है आर्टिकल 22, 23, 24 में। फिर ये न्याय कैसे, धार्मिक धार्मिक न्याय की बात करेंगे, राइट टू रिलीजन। अब राइट टू रिलीजन ये बहुत बड़ा इस तरह का ये है 24, राइट टू रिलीजन वाला आ रहा है, 25 सॉरी, 25 से लेकर 28 तक। तो ये रिलीजन की जब बात आती है, धर्म की, तो यहाँ पर इसको प्रसारित किया गया है इस आर्टिकल के माध्यम से कि वो अपने धर्म का पालन करे, उसका प्रचार करे और उसका प्रसार करे। ये अधिकार दिया गया है, यानी तुम जिस भी धर्म के हो, अपने धर्म के अनुसार तुम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो और उसका पालन कर सकते हो। लेकिन इसको भी बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है कि ये प्रचार प्रसार करते समय कोई भी पब्लिक ऑर्डर का हनन ना हो, नैतिकता का हनन ना हो और किसी के स्वास्थ्य पर बुरा असर ना हो, इस बात को देखा गया है। और 25 आर्टिकल में ही ये कहा गया है कि जैन, सिख और बुद्धिस्ट इसको माना जाएगा, इसका अर्थ लगाया जाएगा, है ऐसा नहीं लिखा है। इसको वर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट मतलब अर्थ लगाया जा रहा है। सच में वो हिंदू है ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके रिचुअल्स अलग है, इसलिए वो अपने रिचुअल्स के हिसाब से वो कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको पता चलता है, इसलिए बाबा साहब कहते हैं, ये यहाँ पर तो राइट टू रिलीजन का दिया ही हुआ है, धर्म के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा है कि हर रिलीजन के ऊपर में राष्ट्रीयता होनी चाहिए। यानी यहाँ का भारत का नागरिक पहले नागरिक होना चाहिए, उसके लिए राष्ट्र पहले होना चाहिए, बाद में उसके लिए धर्म होना चाहिए। मुझे दुख होता है बहुत बार हम बुद्धिस्ट बोलकर, हम बुद्धिस्ट अपने आप को पहले कहते हैं, सॉरी कभी कभी हम राष्ट्र के ऊपर अपने आप को, अपने धर्म को धम्म छोड़ देते हैं और धर्म मानते हैं, और हम कहते हैं कि हमें भी प्राउड होना चाहिए कि हम बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और राष्ट्रीयता कहीं न कहीं खत्म होती नजर आती है, क्योंकि अगर हम धर्म को मानेंगे, राष्ट्रीयता को हमें ध्यान रखना पड़ेगा के धर्म के प्रचार इंस्टीट्यूट का निर्माण करें। ये अलग बात है, बुद्धिज्म में अभी तक हमने धम्म होने के बाद में भी हम इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होनी चाहिए हमारा धर्म के प्रचार के प्रसार के लिए, लेकिन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जहाँ पे, लेकिन बाकी धर्म के इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं,
उसको एडमिनिस्ट्रेट वो खुद कर सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास हो सकता है। यदि गवर्नमेंट के तरफ से वो फंड नहीं ले रहे हैं तो गवर्नमेंट का भी प्रचार कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट उनको फंड दे रहा है तो वो ये कह सकता है कि जो भी धार्मिक अगर दे भी रहा है तो जो भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उसमें अधिकारी ने जाना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रावधान दिए, बहुत सारे अलग अलग बातें दी हुई है यहाँ पर। क्योंकि ये एक अलग मुद्दा हो जाता है, धर्म और राष्ट्र ये दोनों को सही तरह से समझना सच में बहुत ही मुश्किल कार्य है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि धम्म के बेसिस पर करें तो हमारे भी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। मुझे खुशी होती है जब नागलोक जैसा इंस्टीट्यूट देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि नागलोक की वजह से भारत के अन्य राज्यों से कई लोग आ रहे हैं और वहां पे वो बाबा साहब और बुद्ध के समानता, स्वतंत्रता और न्याय के पर आधारित जो धम्म है उसको वो समझने का प्रयास कर रहे हैं और वो अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन को समझ रहे हैं। तो कोई भी मुझे पूछता है कि टीबीएम का काम क्या है या नागलोक क्या कार्य करते, तो मैं बोली कुछ भी हो, मुझे वो अच्छा लगता है कि कम से कम नागपुर में पूरे भारत के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं और वहां से कुछ ना कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धा और बाबा साहेब को वो लेकर जाते हैं अपने अपने राज्य में, जो जो अभी हमें दिखाई देता है हर राज्य में, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे इंस्टीट्यूट और बढ़ने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बढ़ने चाहिए, हमारे प्रचारकों के इंस्टीट्यूट बढ़ने चाहिए, खास करके भिक्खु भिक्खुनियों के इंस्टीट्यूशंस बढ़ने चाहिए, ताकि जो बाबा साहब चाहते थे कि सेमिनरीज होनी चाहिए, तो ये सेमिनरीज बनाने की बहुत जरूरत है ताकि प्रचारक ट्रेंड हो जाए। आज जो हमको दिखाई देता है, हमारे भिक्खु भिक्खुनी ज्यादातर पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं, बशर्ते कि उनको जीवन में कैसा अपना जीवन सुखमय और मंगलमय करे ये बताने की बजाय अंधश्रद्धा में ले जाने का जो कार्य हो रहा है ये बहुत दुखद है। तो इसके लिए प्रचारकों की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। मैं तो उन लोगों से बात कर रही हूँ जो ट्रेन धम्मचारी, धम्ममित्र और धम्मचारीज है, ये मैं जान रही हूँ, लेकिन और प्रचारकों की चीवर के रूप में भी बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग हमारी तरफ जब देखते हैं तो हमसे बहुत अपेक्षा करते हैं चीवरधारी से। तो ये जो संकल्पना और ये जो सिस्टम बुद्ध की एजुकेशन सिस्टम को लेकर है, ये भिक्खु भिक्खुनी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं अगर वो सही तरह से ट्रेंड हो जाए तो। ठीक है, आर्टिकल 27 ये भी राइट टू रिलीजन के इसमें आता है, जिसमें ये कहा गया है कि उनको टैक्स पे करना है या नहीं, ये ये उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि उनको अपने इंस्टीट्यूशन को या अपने मंदिर मस्जिद जो भी है या जो भी उनके मूवेबल प्रॉपर्टीज और रिमूवेबल प्रॉपर्टीज है उनको अच्छे कामों में लगाने के लिए, उनके प्रचार प्रसार में लगाने के लिए टैक्स इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए उनको टैक्स से वंचित करने की बात की गई है। 28 में दिया गया है कि सरकारी लोगों को ये कहा गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसमें आपने जाना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड कर रहा है उस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर। अगर वो फंड नहीं दे रहे हैं तो ये इस तरह का, ये आर्टिकल 25 to 28 ये रिलीजन के प्रचार प्रसार के ऊपर में दिया हुआ है। फिर आर्टिकल 29 ये भी जो है ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। तो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक रूप से, यानी जो उनकी उनकी भाषा है, उनकी संस्कृति है, इसके प्रचार प्रसार के लिए वो आर्टिकल 29 बात करता है कि उनकी जो भाषा है, लोकल लैंग्वेज हो, जैसे आदिवासी की उनकी अपनी भाषा होती है, अलग अलग स्टेट में जो भाषा है वो उनकी भाषा के हिसाब से वो उसका प्रमोशन कर सकते हैं, उनकी लिपि हो सकती है, स्क्रिप्ट हो सकती है,
है ना, उनकी अलग संस्कृति होती है, तो वो उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और दूसरा, सरकारी इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो किसी भी भेदभाव किए बिना उनको एडमिशन, कोई भी संस्कृति को मानने वाले हो, कोई भी भाषा के हो, उनको सरकारी स्कूल में एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पर वही बात की गई है, जाति, लिंग, भाषा, जगह और ये सारी जो बातें हैं, इसको इसके आधार पर उनको अगर एडमिशन डिनाई किया जाता है तो वो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाता है और उनको उनके साथ न्याय नहीं होगा। तीसरी बात है, उसके लिए वो लोग एजुकेशनल, जैसे माइनॉरिटी कहते हैं, माइनॉरिटी में जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के होते हैं, सिख के होते हैं, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से भी माइनॉरिटी के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे मिला है आर्टिकल 30A। ये 30A ये कहता है कि कोई भी सरकारी स्कूल में भगवत गीता, वेद और कुरान की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। ये बात कितने लोगों को मालूम थी, मालूम नहीं, लेकिन ये जब ये बात को अगर प्रचारित किया जाता है, आज तो ये कह रहे हैं कि स्कूलों में इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, भगवत गीता पढ़ानी चाहिए, कुरान पढ़ाना चाहिए, शास्त्र पढ़ाने चाहिए, लेकिन ये आर्टिकल 30A में दिया गया है कि इसको पढ़ाया न जाए सरकारी स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल में किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी संस्कृति को मानने वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। उनके साथ में अन्याय ना हो, क्योंकि वो ये पढ़ेंगे तो वो दूसरे धर्म की बातें जो है, वो उनकी संस्कृति की बातें हैं, उसके साथ में उनका कहीं ना कहीं भेदभाव माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ रही है ना। तो ये तो यहाँ पर मैं खत्म कर रही हूँ आर्टिकल्स की बात, लेकिन एक सबसे लास्ट आर्टिकल मैं बताना चाह रही हूँ, आर्टिकल 32, और एक है आर्टिकल 226 जिसकी बात मैंने पहले की है। तो आर्टिकल 32 ये है जो इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी जहां पर संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके खिलाफ हम राज्य पर केस डाल सकते हैं और डायरेक्ट हम हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। जैसे अभी हम डीके बासु का देखें तो डीके बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में उसके गाइडलाइंस तैयार किए क्योंकि वो केस वहां तक चला गया। आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है, आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट में होता है। लेकिन यहाँ पे स्टेट तरीके से समझना है कि हमको हाई कोर्ट में जाने के लिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट में जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, वकील के लिए पैसा नहीं है, केस कैसे करें। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर कोई एससी है, कोई लेबरर है और कोई महिला है, इसको अगर केस डालना है, उसको वकील भी नहीं करना है, तो और वो इस हालत में नहीं है कि कोर्ट तक अपनी बात पहुंचा सके, वहां जाकर वकील तक अपनी बात पहुंचाना सके। जैसे लीगल अथॉरिटी एक होता है जो फ्री में आपकी केस ले सकता है और आपको मदद कर सकता है, लेकिन वो भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपको कहता है कि आप एक पोस्ट कार्ड पर भी आप अपनी बात लिखे। जैसे डीके बासु जजमेंट में, डीके बासु ने जो केस की थी वो पोस्ट कार्ड पर ही लिखकर उसने भेजा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसने लिखकर भेजा था कि पुलिस इस तरह से कार्य कर रही है, कस्टोडियल डेथ बढ़ रहे हैं, तो इसके खिलाफ ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में कि आप एक पोस्ट कार्ड पर लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा गया था, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसने नीचे लिखा गया था कि इसको PIL समझा जाए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका। यानी इतने से पोस्ट कार्ड पर जो मालूमात लिखी हुई थी उसको जनहित याचिका मान ली जाए, इस तरह की बात एक चेयरपर्सन लीगल अथॉरिटी का
वेस्ट बंगाल के, वो लिखकर भेजता है। इसका मतलब समझिए कि वो पोस्ट कार्ड को कितना महत्व है और ये आर्टिकल को कितना महत्व है। तो ये वह जो पोस्ट कार्ड पर लिखकर भेजा जाएगा, उसको वो लिखा गया था उस समय। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सारे स्टेट को, स्टेट के एडवोकेट्स को, जो एडवोकेट्स होते हैं, बार एसोसिएशंस होते हैं, वहां पे पहले तो स्टेट्स को नोटिस भेजी, सरकारों को नोटिस भेजी कि आपके स्टेट में इस तरह का हो रहा है क्या। तो सबने एफिडेविट करके कहा कि नहीं, हमारे राज्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही, सब तरफ सुख शांति है, पीसफुल है, कोई पुलिस ऐसा अत्याचार नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। तो उसके बाद में फिर वकीलों से बात की गई, उनको बोला गया कि पूरा रिपोर्ट हमको दी जाए। हर तरह के रिपोर्ट सब तरफ से लिए गए और फिर उसको याचिका के तौर पर हाई कोर्ट में, पहले उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले तो वो सुप्रीम कोर्ट में हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट फिर ये केस को लिया गया और उसके हिसाब से फिर ये गाइडलाइंस तैयार हुई। तो ये हमको एक अधिकार देता है कि अगर स्टेट हमारी जानकारी हमारे साथ में हमारा सब ये जो अधिकार है, मौलिक अधिकार हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या उसका हनन कहीं ना कहीं हो रहा है, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी ऐसी समस्या हो जो सरकार, लोकल बॉडीज जो है, पंचायत है, इस तरह के जो भी जो सरकार से संबंधित जो अधिकारी है, ये लोग अगर हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और उसके लिए आप को ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो याचिका के तौर पर आप कर सकते हो। और लीगल एड अथॉरिटी सेल होता है जो आपको पूरी तरह से मदद कर सकता है। ये अलग बात है कि अभी भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है और हमको सही तरह से उस तरह की बात, जो न्याय चाहिए वो मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि आज का समय जो है ये संविधान को न मानने वाले लोगों का ज्यादा है। आज जो हम देख रहे हैं हमारे आजू बाजू में, चाहे सरकार हो या लोग हो, ये सारे संविधान के खिलाफ काम करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी इंसान को इंसान मानने को तैयार नहीं है, कोई भी समानता का व्यवहार करने को तैयार नहीं है। सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, किसी के मन में कंपैशन नहीं है, किसी के प्रति करुणा नहीं है। और वो क्या न्याय की बात करेंगे, वो तो खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की जो बात चल रही है, ये मानवता कहीं ना कहीं गुम होती नजर आ रही है। और आज के कोरोना की परिस्थिति में ये ज्यादा हो रहा है। तो ये हमको देखना है कि किस तरह से जो थोड़ी बहुत मानवता कुछ लोगों के बीच में बची हुई है, जो अपने आप को बुद्धिस्ट अम्बेडकराइट कहते हैं, एटलीस्ट ये लोग इस बात को किस अच्छी तरह से आगे ले जा सकते हैं, अपना संघ कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने कार्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, संविधान का कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये अब हम लोगों को ही करना होगा। और मैं इसीलिए सबको एक तरह से सबसे अपेक्षा करती हूँ कि मैंने जो आप लोगों ने जो कार्य मुझे दिया उसको मैंने न्याय किया होगा, कि मैं अपनी बातों को रख पाई हूँ आपके समक्ष अच्छी तरह से, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं यहीं रुक रही हूँ और जय भीम, नमो बुद्धाय।